अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकोनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स के जो 10 असूल हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? ट्रेड ऑफ। किसी भी मुल्क में या किसी भी हाउसहोल्ड के अंदर क्या होता है, लोगों को चॉइसेस के दरमियान ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? देखें कि इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं नो फ्री लंच, कि किसी भी शख्स को कभी भी कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। उसके लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, पैसा रिक्वायर्ड होता है, फिर आप वो कोई ना कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं नो फ्री लंच। अब देखें ट्रेड ऑफ कहते किसको हैं? ट्रेड ऑफ कहते हैं कि जब आपके पास दो चॉइसेस हों, दो चॉइसेस में से आप क्या करें कि एक चॉइस अगर आप जो है पूरी आपकी होती है तो दूसरी आपको छोड़नी पड़ती है। अगर दूसरी चॉइस आपकी पूरी होती है तो फर्स्ट आपको छोड़नी पड़ती है। लाइक मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना। तो डॉक्टर, जो शख्स डॉक्टर बनना चाहता है उसके पास अगर रिसोर्सेज हैं, वो डॉक्टर बन जाता है, तो उसने अपनी दूसरी विश वांट को सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि वो कहता था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अगर वो इंजीनियर बन जाता है तो उसने फर्स्ट विश जो है उसकी डॉक्टर बनने वाली, उसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कि चॉइसेस में ट्रेड ऑफ, कि एक चॉइस आप जब आपकी पूरी होगी तो दूसरी आपको डेफिनेटली छोड़नी पड़ेगी, दूसरी अगर पूरी होगी तो फर्स्ट आपको छोड़नी पड़ेगी। इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू लें, स्टूडेंट टाइम ले लें। एक स्टूडेंट ट्राई करता है कि मैंने अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं एग्ज़ाम में, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो जो उसका मुकम्मल टाइम है वो उसमें से फैमिली को कुछ टाइम देगा और कुछ स्टडी टाइम। तो ट्रेड ऑफ कहाँ पे फेस करेगा? ट्रेड ऑफ फेस करेगा अगर वो फैमिली को टाइम ज़्यादा देता है तो यकीनन स्टडी टाइम उसका कम हो जाएगा। जब अगर वो स्टडी को टाइम ज़्यादा देता है तो उसका क्या हो जाएगा? फैमिली टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसकी जो दोनों चॉइसेस हैं, फैमिली को टाइम देना और स्टडी को टाइम देना, उन दोनों में क्या है? ट्रेड ऑफ है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लें एफिशिएंसी और इक्वालिटी की टैक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि देखें कि अगर मुल्क के अंदर अमीर लोग जो हैं वो कब अमीर बनते हैं? डेफिनेटली उन लोगों ने मेहनत की होती है, एफर्ट की होती है, उसके बाद वो उनकी अर्निंग ज़्यादा होती हैं और वो अमीर बनते हैं। जबकि गरीब में भी अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, जिसकी वजह से वो गरीब रहा। ठीक है, तो एफिशिएंसी और इक्वालिटी में कैसे ट्रेड ऑफ होता है टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए एफिशिएंसी किसको कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। ठीक है, तो उसको एफिशिएंसी कहती हैं। तो टैक्सेस में एफिशिएंसी कैसे है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्जांपल जो अमीर लोग हैं उनको टैक्सेस जो है उनसे नहीं लेती, मीन के उनको फ्रीडम है कि वो काम जितना अर्न करें, जितना काम करें, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो लोग क्या करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा और अर्निंग करेंगे। जबकि इक्वालिटी क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों पे टैक्स लगा के वो जो टैक्स कलेक्ट करती है वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब अमीर देखेंगे कि हम जो अर्न करते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है तो वो एफर्ट करना छोड़ देंगे। एफर्ट छोड़ने का क्या मतलब है कि एफिशिएंसी लॉस, मतलब कि वो बेनिफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि इक्वालिटी लाना, गवर्नमेंट का इक्वालिटी लाना शो करता है एफिशिएंसी को कम करना। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी आएगी, टैक्सेस जो है वो अमीरों पे नहीं लगाए जाएंगे, एफिशिएंसी आएगी तो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में ट्रेड ऑफ है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इक्वालिटी कम हो जाएगी, इक्वालिटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, दोनों चॉइसेस जो हैं टैक्सेस लगाना ना लगाना, उसमें ट्रेड ऑफ शो करता है। किस किस चीज़ के बारे में? एफिशिएंसी और इक्वालिटी में ट्रेड ऑफ का।
सेकंड प्रिंसिपल क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि हमने देखा कि कंज्यूमर फर्म उनके जो चॉइसेस हैं उसमें ट्रेड ऑफ होता है, एक चीज़ बढ़ाना चाहते हो दूसरी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जब ये है तो इसका मतलब है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस चॉइस को लेना चाह रहे हैं और जिसको छोड़ना चाह रहे हैं, क्या दोनों में फ़ायदा किसका ज़्यादा है और लॉस किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि जो चॉइस आपने ऑप्ट कर ली, जो चीज़ आप लेना चाह रहे हो और उसके बदले कुछ जो आपने छोड़ा, वो जो छोड़ा है उसकी क्या वैल्यू थी। लाइक अगर मैं अभी इधर क्या कर रहा हूँ, लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ फॉर 1 आवर्स या 2 आवर्स, तो क्या है कि मैं ये 1 आवर्स 2 आवर्स क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज़ कर सकता हूँ ऑनलाइन कोई और काम करके या कोई पार्ट टाइम जॉब करके। वहाँ से जो मुझे अर्निंग होगी उसको मैं क्या कहूँगा, ये मेरे इस लेक्चर के रिकॉर्ड करवाने की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। मतलब कि जो मैंने सेकंड ऑप्शन मेरे पास था उसको मैंने छोड़ दिया और लेक्चर रिकॉर्ड करवाने वाला ऑप्शन मैंने ऑप्ट किया, तो जो मैंने छोड़ दिया उससे मैं कितने पैसे कमा सकता था, उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो थर्ड प्रिंसिपल है हमारे पास वो है रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, कि जो रैशनल पीपल हैं, रैशनल पीपल हम इकनॉमिक्स में किन को कहते हैं, वो वाइज पीपल जो कि अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपना बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, उनको क्या कहते हैं, रैशनल पीपल। तो क्या है, रैशनल पीपल क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा फ़ायदा किस में है। एट मार्जिन का क्या मतलब है कि दो चॉइसेस उनके पास हैं, दोनों चॉइसेस में अगर उनको नेग्लिजिबल माइनर सा भी फ़ायदा एक में नज़र आ रहा है तो वो किसकी तरफ जाएंगे, उस चॉइस की तरफ जाएंगे जिसमें उसको माइनर सा भी फ़ायदा नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई शख्स कहता है कि एक मार्कर 20 रुपये का ले लें, ठीक है, ये ब्लू आप इससे ब्लू राइटिंग कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि ये मार्कर भी क्या है, आप 20 रुपये का परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो खूबियां हैं, एक ये ब्लू भी लिखता है और ब्लैक भी लिखता है। तो यकीनन अगर आप रैशनल पीपल हैं तो आप एट मार्जिन सोचेंगे कि मुझे कुछ इजाफी इसमें कुछ मिल रहा है क्वालिटी वाइज, क्योंकि ये ब्लू और ब्लैक दोनों लिख सकता है। तो यकीनन आपका डिसीजन क्या होगा कि मैं वो डिसीजन लूँ, वो चॉइस सेलेक्ट करूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। मतलब कि वो मार्कर, पैसे आपने दोनों के लिए सेम देने हैं, लेकिन क्या करेंगे कि वो मार्कर लेंगे जिसमें एट मार्जिन आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, पीपल रिस्पोंड टू इंसेंटिव्स। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि लोग जो है जब उनको इंसेंटिव दिया जाता है तो वो उसके लिए कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं, रिस्पोंड करते हैं। लाइक अगर हम कहें कि एक शख्स जो है वो लेबरर है, डेली काम करता है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि पहले अगर वो 8 घंटे काम करता है तो हम उसको अगर 700-800 उसकी वेज है, सैलरी है, वो देते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस करती है या जो एम्प्लॉयर है वो अनाउंस करता है कि आपकी जो वेज है कल से बढ़ा दी गई है। अब जब वेज 800 से 900 100 रुपये बढ़ेगी, 100 जो उसका इंक्रीमेंट आएगा, उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, जो आपका लेबरर है, वो रिस्पॉन्ड किस सेंस में करेगा, वो इस सेंस में करेगा क्योंकि उसकी उजरत, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है तो वो पहले की निस्बत ज़्यादा एफर्ट करेगा, पहले की निस्बत काम जो है वो ज़्यादा मेहनत से करेगा। तो इसको हम कहते हैं पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि पहले 700 एक एम्प्लॉयर जो है वो 700 एक लेबरर को पे करता है, अब क्या हुआ, उसने कट ऑफ शो कर दिया कि टैक्सेस इम्पोज कर दिए उस पर कि अब 700 की बजाय आपको 600 पे किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो काम करना छोड़ देगा, मेहनत करनी छोड़ देगा। तो इस तरह उसने क्या किया, नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो एक पॉजिटिव इंसेंटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों के अगेंस्ट कोई ना कोई उसका रिस्पॉन्स होगा। फिफ्थ प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड जो है वो हर इकॉनमी के हर बंदे को, हर शख्स को
कैसे बेनिफिट दे सकता है, उसको बेटर ऑफ कैसे कर सकती है। तो ट्रेड में बेसिकली एक कंसेप्ट होता है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। वो इंटरनेशनल ट्रेड में जिन लोगों ने या हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरीज, उसमें ये ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस टाइम मैं इसको शॉर्टली डिस्कस करता हूँ कि स्पेशलाइजेशन होती क्या है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि एक शख्स जो बेहतर तरीके से कम अखराजात पे चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ की प्रोडक्शन में। लाइक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या करता है, स्पोर्ट्स का सामान जो है वो कम खर्चे पे, चीपर कॉस्ट पे वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है। इसी तरह जापान जो है वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिर्फ क्या करे, स्पोर्ट्स का सामान बनाए, जबकि जापान को क्या चाहिए, वो जस्ट मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करे। तो इससे क्या होगा, दोनों ट्रेड कर लेंगे। पाकिस्तान सब स्पोर्ट्स का सामान जो है वो जापान को देगा, उसके रिटर्न में उससे क्या मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता है। इससे क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ बेटर ऑफ हो गए, दोनों का फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान ने चीपर कॉस्ट पे क्या कर लिया, स्पोर्ट्स का सामान बना लिया, जबकि जापान ने क्या किया, चीपर कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी बना ली। तो दोनों के एक्सपेंडिचर्स कम हुए और दोनों ने एक दूसरे के साथ चीज़ें क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेड जो है वो बेटर ऑफ कर सकते हैं हर एक शख्स को। इसी तरह आप दो शख्स किसी इकॉनमी के अंदर भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे ज़रूरत है गंदम की, वीट की, और कोई शख्स है वो क्या करता है, उसने राइस जो है वो काश किए हुए हैं, तो राइस उसके पास है, वीट मेरे पास है। ठीक है, तो मुझे अगर राइस की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, राइस खुद तो नहीं उगाऊँगा, अगर उगाऊँगा तो मेरे एक्सपेंडिचर वगैरह होंगे। तो आप कह सकते हैं कि मैं वीट देकर क्या कर सकता हूँ, उससे राइस ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बेसिकली ट्रेड की, तो इससे हम दोनों का फ़ायदा हो गया। उसको वीट की ज़रूरत थी, उसको वो मिल गई, मुझे राइस की ज़रूरत थी, मुझे वो मिल गई, और एक्सपेंडिचर्स भी हमारे वही रहे। 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, मार्केट्स आर अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मतलब है कि मार्केट्स, क्योंकि हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर फर्म्स जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ प्राइसेस डिसाइड करती हैं और आउटपुट सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं। तो मार्केट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी तरह जनरेट कर सकती है। किस तरह कि मार्केट में जो कंज्यूमर है जब भी चीज़ लेने के लिए जाएगा तो वो सोचेगा कि मुझे मार्केट में ये चीज़ चीपर से चीपर प्राइस पे मिल जाए, जबकि फर्म कोशिश करती है कि मैं मार्केट में चीज़ को हायर से हायर प्राइस पे सेल कर सकूं। तो इससे क्या होगा कि दोनों अपना अपना बेनिफिट सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों एक ऐसी प्राइस पे एग्री हो जाएंगे जिस पे दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, मीन की प्रोडक्शन सेल होगी, लोग खर्च करेंगे, फर्म्स के पास इनकम आएगी, प्रॉफिट आएगा। इस तरह जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती जाएगी। 7th नंबर पे हमारे पास है, सम टाइम गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। मार्केट आउटकम्स क्या होती हैं, लाइक प्राइस का सेट करना कि प्राइस कहीं लोग ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर रहे, इसी तरह ये देखना कि मजदूर लेबरर को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, उनको जो मिनिमम वेज है उससे कम तो नहीं दिया जा रहा। ये सारी क्या हैं, ये मार्केट आउटकम्स होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये मार्केट आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकती है। किस तरह, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट फेलियर हो जाता है इकॉनमी। मार्केट फेलियर कहते हैं कि सम टाइम मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है जहाँ पे इक्वल होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होती है, तवाज़नी कीमत। तो अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता कि कीमत जो है वो दोनों एग्री नहीं होते, कंज्यूमर प्रोड्यूसर एक प्राइस पे एग्री नहीं होते, तो क्या होता है, चीज़ों की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, कंज्यूमर को चीज़ मिलती नहीं है। तो इस तरह क्या हो जाता है, मार्केट फेल हो जाती है एक कॉमन प्राइस सेट करने में। तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म का भी फ़ायदा देखती है कि ये प्राइस अगर सेट कर दें,
तो फर्म जो है वो भी एग्री हो जाएगी और कंज्यूमर भी ये प्राइस पे कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि प्राइस का सेट करना बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस केस में क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है मार्केट आउटकम्स को। इसी तरह एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। एक्सटर्नैलिटी कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है किसी फैक्ट्री में, तो उस चीज़ की प्रोडक्शन से एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है, नॉइस पोल्यूशन होती है। तो उससे क्या होता है, बाहर के लोग फैक्ट्री आउटसाइड द फैक्ट्री क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हो सकता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से उनको डिजीज़ फेस करना पड़े, नॉइस की वजह से उनको कोई एयर प्रॉब्लम्स हो जाएं, डिजीज़। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, लोगों को थर्ड पार्टी, मतलब बनाने वाला और लेने वाला उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी उससे इफ़ेक्ट हो रही है, थर्ड पार्टी का जो नुकसान हो रहा है नॉइस की वजह से, एयर पोल्यूशन वगैरह की वजह से, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो अपने ऊपर अखराजात कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह का, जो उन लोगों का लॉस हुआ। तो वो जो लॉस है वो बेसिकली जिसने चीज़ बनाई उसने अपनी चीज़ में की प्राइस में वो लॉस वगैरह एडजस्ट नहीं किया। इसी तरह बेनिफिट भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का। तो ये इसको कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज़, नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो इनका भी सलूशन गवर्नमेंट करती है, लाइक टैक्सेस लगा देती है फैक्ट्रीज पे कि अगर आपने क्या किया, इस अमाउंट, इस क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आपने जो वेस्ट है फैक्ट्री का वो अगर डिस्चार्ज किया तो आपको इतना टैक्स या फ़ाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे पास 8th, वो है कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन कंट्रीज प्रोडक्शन। क्या मतलब, किसी भी मुल्क में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मुल्क में प्रोडक्शन, पैदावार कम है या ज़्यादा है। और इसका कंटेक्स अगर हम देखें तो ये किस वे में कहना चाह रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कंट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करता है। वो इस तरह के जब भी किसी मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ती है, फैक्ट्रीज़ में आउटपुट बढ़ती है, चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, तो लोगों को क्या होता है, रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे लोग इनकम अर्न करते हैं और फिर इनकम से अपनी वांट्स सेटिस्फाई करते हैं। जिससे क्या होता है, आपको आइडिया होगा कि इंसान की जो नीड्स हैं वो एक होती हैं बेसिक नीड्स और एक होती हैं बेसिक नीड्स आती हैं प्राइमरी नीड्स में और सेकेंडरी नीड्स होती हैं। प्राइमरी या बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं, फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर वगैरह। और जो सेकेंडरी नीड्स हैं आपकी वो कौन सी होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशंस और इस तरह की चीज़ें सेकेंडरी नीड्स में आती हैं। तो दोनों जो हैं, दोनों नीड्स चाहे वो प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, वो यकीनन कंट्रीज़ की प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है लोग काम पे लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट होगी, डेफिनेटली इनकम भी अर्न कर रहे होंगे, तो उसी इनकम के ज़रिए वो अपनी बेसिक और प्राइमरी सेकेंडरी नीड्स जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। जो 9th प्रिंसिपल है हमारे पास वो है प्राइसेस इंक्रीज एज मनी सप्लाई इंक्रीजेस। ये एक थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि कहती है, क्या चीज़ डिस्कस करती है कि जब भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई का क्या मतलब है कि जो करेंसी है बैंक के पास, जो डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स, वो सारी क्या है, मनी सप्लाई है, वो क्वांटिटी ऑफ मनी है बेसिकली। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी किसी मुल्क में डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उससे कीमतें भी बढ़ जाएंगी। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये से ही चीज़ें परचेज़ करूँगा ना। अगर मेरे पास 200 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा, अपनी डिमांड बढ़ा दूँगा, वही 200 स्पेंड करूँगा। जब 200 स्पेंड करूँगा इसका मतलब मैं डिमांड हायर कर रहा हूँ। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइसेस चीज़ों की बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लास्ट पे जो प्रिंसिपल है वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन के अंदर जो कलील अरसा है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि एक चीज़ जब आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको ट्रेड ऑफ कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है किसी मुल्क में
जो कीमतें हैं जनरल प्राइस लेवल वो अगर बढ़ना शुरू हो जाए स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मुल्क में क्या हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी को कहते हैं कि जो अडल्ट एज में हैं, विलिंग हैं काम करने के लिए, साथ एबिलिटी भी रखते हैं काम करने की, अगर फिर भी उनको काम नहीं मिलता तो हम उनको क्या कहते हैं, दे आर बेसिकली अनएम्प्लॉयड। ठीक है। तो ट्रेड ऑफ क्या है शॉर्ट रन में कि इन्फ्लेशन, जब कीमतें बढ़ती हैं तो बेरोज़गारी कम हो जाती है, जब कीमतें कम होती हैं तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है। किस तरह? जैसे मैंने कहा कि जब किसी मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर और फर्म्स हैं उनके लिए इंसेंटिव है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहिए। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे चीज़ें सेल करने के लिए हायर प्राइसेस पे, तो क्या होगा, वो चीज़ें बनाने के लिए डेफिनेटली उनको वर्कर्स चाहिए, उनको लेबर चाहिए। तो लेबर क्या होगी, लेबर को काम मिलेगा, वही लेबर जो पहले अनएम्प्लॉयड थे अब क्या हो चुकी है, एम्प्लॉयड हो चुकी है। तो कीमतों के बढ़ने से बेरोज़गारी कम होती है और रोज़गार बढ़ जाता है इन द शॉर्ट रन। तो दीज वर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा होगा इंशाल्लाह यूटिलिटी पे, कंज्यूमर थ्योरी पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।